हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर, और चैप्टर का नाम है अध्याय 8। अध्याय 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम थ्योरी है, मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है भाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन धारा और मैक्सवेल का समीकरण। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर हम इसके टाइटल पर फोकस करें तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस सब को हम सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट मैं पढ़ाऊंगा। आज का इस पर ज्यादा टॉपिक नहीं रहेगा, लेकिन इसको इंट्रो थोड़ा सा मैं दे देता हूं। तो आप सबको पता है सूर्य की प्रकाश जो किरणें हैं वो हम तक पहुंच रही है। वास्तव में वो कौन सी तरंगे हैं? देखो, वास्तव में जो है हमारा प्रकाश की किरण को न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसको कण माना था। किसको? प्रकाश से जो ऊर्जा हम तक आ रही है उसको क्या माना था? कण माना था। लेकिन हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक आया, मैं आपको अध्याय 10 में पढ़ाऊंगा, जब हम लोग वेब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको सिरे से खारिज कर दिया। रीजन क्या था? अरे भैया, अगर वो जो कण रहेगा और सूर्य से निरंतर निकल रहा है तो एक ना एक दिन तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। है कि नहीं? निरंतर निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कणिका सिद्धांत से भी कई जो है हमारे नए सिद्धांत और नियम आए, और तरंग सिद्धांत से भी, जैसे कि ध्रुवण, व्यतिकरण और आपका जो है परावर्तन, विवर्तन, ये सब जो है सिद्धांत कहां से आए? आपका तरंग रूप से आया है। ठीक है, और कणिका सिद्धांत से फिर हमारा जो है ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाश का ऊष्मीय प्रभाव वो सिद्ध होता है। उसमें भी पूरा एक चैप्टर है। तो मैं कहा क्या क्या बता रहा हूं आपको कि प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक्चुअल में ज्यादातर मान्यता उसको तरंग के रूप में मिली है। ठीक है, और वह भी एक कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय, मैग्नेटिक वेव्स हैं। आज हम मोबाइल में हेलो 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 बात करते हैं। ठीक है, विश्व के किसी भी कोने पर हूं, ठीक है, बात कर लेते हैं। टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, वो सब पॉसिबल हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ये पॉसिबल हुआ है डियर स्टूडेंट। और इसका जो खोजने का, इसको ढूंढने का जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है हमारे आदरणीय मैक्सवेल सर को। ठीक है, मैक्सवेल है, आपका हेनरिक हर्ट्ज है, मार्कोनी है, जगदीश चंद्र बोस है। तो ये सब महान महान वैज्ञानिकों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पुनः कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं जो यहां जरूरी है। आप सब ने पढ़ा है और मैं पढ़ाया हूं अध्याय 7 में। क्या चीज? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखा था 6 में। क्या भैया बता दीजिए? लेंज का नियम। तो लेंज का नियम कहता है डियर स्टूडेंट, एक परिवर्तित जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, सॉरी मैग्नेटिक क्षेत्र है, परिवर्तित मैग्नेटिक क्षेत्र है, वो उत्पन्न करता है हमारा विद्युत वाहक बल। अर्थात इसको विद्युत वाहक बल को हम लिख सकते हैं आपका रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ये विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अर्थात परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है। और मजे की बात, इस चैप्टर में विद्युत को भी पूरा पढ़ेंगे, चुंबकीय को भी पूरा पढ़ेंगे। अर्थात हम 3 चैप्टर जो है क्या पढ़े थे? विद्युत का पढ़े थे, फिर 4 चैप्टर हमने चुंबकत्व का भी पढ़ा, 2 चैप्टर पूरा चुंबक का पढ़ा। ठीक है, फिर विद्युत और चुंबक को कंबाइन देख रहे हैं, और यहां पूरा सभी का यहां पे क्या निकालेंगे हम लोग? रिजल्ट निकालेंगे। मैक्सवेल सब पूरा जो है जितना चैप्टर आपने पढ़ा, जितना थ्योरी पढ़ा, जितना नियम पढ़ा, गाउस का नियम, ठीक है, आपका एम्पियर का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, सबको मिक्स करके सबका निष्कर्ष निकाल के सिर्फ 4 अपना समीकरण देगा, 4 नया समीकरण देगा। नया नहीं है, पुराना है, लेकिन
उनको मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा हम पूरे विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझ सकते हैं। और इसके बाद फिर हो जाएगा इनका थोड़ा सा ब्रेक, द एंड, फिर हम लोग आ जाएंगे प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, ये चीज समझ में आ गई कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, हमारा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तो ठीक है सर, एकदम सही बात है। तो क्या 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 परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो हम सबको पता है, एक रेस्ट चार्ज जो है, स्थिर आवेश के चारों तरफ हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए दूसरा जब कोई भी आवेश इसके आसपास आता है तो क्या अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, ये हम जानते हैं। तो एक रेस्ट चार्ज क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, एक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट कर रहा है, ये हम जानते हैं। और एम्पियर साहब ने हमको बताया था, ऑस्टेड ने सबसे पहले बोला था, ठीक है, उन्होंने चेक किया था कि ये धारा बह रही है, ठीक है, एक तार पे धारा बह रही है, तो उसके पास यदि हम चुंबकीय कंपास को लाते हैं तो उसके सुई में क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। मतलब डेफिनेटली कि एक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रही है, ऑस्टेड ने बताया था, है ना। फिर एम्पियर ने बताया, एम्पियर का परिपथी नियम कि BdL चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन म्यू नॉट मल्टीप्लाई धारा, है कि नहीं। किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन यहां ये सोचो, मैं क्या लिखा हूं यहां पे, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा की बात नहीं, विद्युत क्षेत्र, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मुझे समझ में आ गया कि एक तार में यदि धारा बह रही है तो डेफिनेटली वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि कोई रेस्ट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और इसी रेस्ट चार्ज को आप यहां पे दौड़ा दो, दौड़ा देंगे तो यहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं, वो द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ रेट ऑफ जो है आपका चार्ज के कारण उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो भाई आते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं चैप्टर पे, आते हैं जहां से प्रारंभ हुआ है। अब आपको मैं इसको कंक्लूड करता हूं, कंक्लूड नहीं, इसका बॉडी पार्ट देखते हैं कि यह क्या चीज है। तो क्वेश्चन यही रहा कि क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए हमारे मैक्सवेल साहब ने क्या किया, सुनिए। टॉपिक का नाम है क्या चीज, विस्थापन धारा की आवश्यकता, धारा की आवश्यकता। ये आपके बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे अभी मत जाइए, इस पे ना जाए तो ही अच्छा है। बस अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रखिए कि क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मैक्सवेल ने अपने दिमाग में यही रखा था। और उन्होंने एक फिर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रयोग किया कि दो प्लेट लिए, दो इस प्रकार का धातु का प्लेट लिया, और इन्हें एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया। बात को समझिएगा, इस प्रकार से एक कुंजी से जोड़ दिया, के बी प्लस माइनस, और एक धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। माना सपोज करते हैं कि ये P1 है और P2 है, दो प्लेट है। अब वो इसका साइज सेम होना चाहिए, बस साइज सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज सेम रहना चाहिए। अब ये सर्कुलर है, ठीक है, वृत्ताकार है या आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेक्टेंगुलर ही ले लीजिए या वृत्ताकार भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, डियर स्टूडेंट, आप इधर सुनिए। क्या, जब इस कुंजी को मैं जोड़ता हूं, इसमें कुंजी को जोड़ता हूं तो क्या होगा, इस कुंजी को जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये प्लस सिरा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना प्रारंभ होगा। ये प्लस सिरा है ना,
तो इलेक्ट्रॉन को इसमें अगर जो प्लेट में जो चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसको कौन खींचेगा? ये प्लस सिरा खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है। तो हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। ये इलेक्ट्रॉन है तो यहां धारा हमारा इस दिशा में प्रवाहित होगा, इधर प्रवाहित होगा, ठीक है, इस प्रकार। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशित, और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मतलब ये हो जाएगा ऋणावेशित प्लेट। कौन प्रयोग कर रहा है? मैक्सवेल, समझ रहे हो? ये प्रयोग कर रहा है। अब देखो क्या, यहां किसी भी एक बिंदु पर, डियर स्टूडेंट, यहां एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु पर उन्होंने क्या किया? एक वृत्ताकार प्लेट ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका एरिया क्या है? ए है। एक वृत्ताकार क्या ले लिया? एक वृत्ताकार प्लेट की कल्पना की, चलो ए। और इस पर हमने बात किया कि यदि यहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र चेक करता हूं या चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, तो हम सीधा सीधा एम्पियर के परिपथी नियम में चले जाते हैं, ठीक है। और एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि यदि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो यहां पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन म्यू नॉट मल्टीप्लाई I होगा। इक्वेशन 1। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे आप वर्णन करते रहना जी, वर्णन करते रहना। कि लिखा दे क्या? ये हेडिंग रहेगा ना, और हेडिंग पे भी मत जाओ, वो हेडिंग बाद में बताऊंगा। मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आवश्यकता हो रही है, क्या हो रही है, इसको मैं लिखाता हूं अभी, पहले समझ जाओ, उसके बाद लिखा देता हूं, ठीक है सबको। तो यहां पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई I। अब उनका सिद्धांत ये था, ठीक है भाई, ये तो मैं जानता हूं, आपने बता दिया, हम सब जानते हैं कि ये ठीक है कि यहां पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा। लेकिन देखो, जिस प्रकार फैराडे ने कहा था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होती है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। तो एक काम करते हैं, ये देखो, ये जो चार्ज है वो जब हमने इस को जोड़ा तो वो धीरे धीरे यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके यहां आते जा रहा है, धीरे धीरे यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आते जा रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आते जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? यहां का इलेक्ट्रॉन पूरा यहां आ रहा है और यहां धनावेशित हो रहा है, मतलब यहां पे एक फील्ड जनरेट हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फील्ड जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। क्यों? कैसे? अरे भाई, जब ये संधारित्र पूर्णतः ये आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेश, ये धनावेश आवेशित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यहां उसका निरावेशन होगा। समझ में आ रहा है? यहां का अगर कोई वायु है तो वो क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, जैसे कि हमने संधारित्र में पढ़ रखा है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो उनका ये देखिए, ये एकाएक नहीं हुआ, एकाएक जनरेट नहीं हुआ है, ये प्रारंभ में धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और फिर बढ़ते गया। मतलब यहां क्या है? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र स्थित है। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है तो यहां पे अब अपने नियम को सिद्ध करना चाहता है कि परिवर्तित जब विद्युत क्षेत्र है तो यहां पे क्या होना चाहिए? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अरे ये तो देखे थे ना भैया, आर्मेचर देखे थे कि नहीं देखे थे? आर्मेचर देखे थे? इस प्रकार दो ठो हम लोग NS चुंबक लिए थे और यहाँ पे आर्मेचर को जब ABCD को जब हम लोग घुमाते हैं, आप सबको पता है, इतना जानते ही हैं, घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें प्रेरित धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार उनका कहना था कि यहाँ पे जब प्रेरित आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो यहाँ क्या होना चाहिए? प्रेरित आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? यहां पे तो समझ में आ गया कि एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए और होगा कि नहीं? यहां पे होना चाहिए और होगा कि नहीं? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक चुंबकीय सुई लाया, ठीक है, कंपास लाया और यहां पे रख दिया। उन्होंने क्या देखा कि यहां पे हमारा जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो रहा है। तो विक्षेपित हो रहा है मतलब क्या हुआ कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या कि यहां तो कोई चालक तार है ही नहीं,
जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पे जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो हमारा एम्पियर साहब बोलते हैं कि यहां का जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई होगा, मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यहां तो तार है ही नहीं, तो फिर वहां कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया? और चुंबकीय सुई बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे आपका विक्षेप मिल रहा है। तो कैसे? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसी के लिए उन्होंने कल्पना किया कि नहीं, यहां निश्चित रूप से धारा प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो कैसे? क्योंकि एम्पियर साहब तो बोल के चले गए हैं कि जब धारा प्रवाहित होगी तभी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन यहां धारा तो प्रवाहित हो ही नहीं रही है। हम सबको पता है यहाँ खोखला है, यहाँ तो खाली स्पेस है, ये देखो स्पेस है, तो कहां से धारा प्रवाहित हो रही है? तो फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो कैसे होगा? लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कंसेप्ट दिया कि नहीं, यहां पे धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो जो आपके जो चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उससे क्या है, भिन्न है। उस धारा से क्या है, ये वाली जो धारा है वो भिन्न है। और इस धारा का उन्होंने नामकरण कर दिया आईडी। क्या नामकरण कर दिया? आईडी। नहीं, वहां भी धारा बह रही है। ठीक है, आवेश तो इधर से आ रहा है जी, निरावेशन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे आवेश है, रेस्ट चार्ज है, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। और चूंकि वो आवेश मूव भी कर रहे हैं, इसलिए वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहां रेस्ट चार्ज भी है और परिवर्तित भी हो रहा है, जिसके कारण यहां क्या उत्पन्न हो गई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई है। लेकिन ये एम्पियर के नियम के विरुद्ध है कि वहां जब धारा ही नहीं बह रही है तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि चेन्नई भैया आईडी धारा बह रही है, आईडी धारा बह रही है, चलो धारा बह रही है। और कौन सी धारा बह रही है? आईडी धारा बह रही है। लेकिन ये धारा इस धारा से भिन्न है। और ये धारा कैसा है? आईडी जो धारा है वो है एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। ये जो धारा बह रही है वो कैसी है? डी फाई ई बाई डी टी। मतलब इस धारा का नाम दे दिया उन्होंने विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया? विस्थापन धारा। और यह धारा जो उत्पन्न हो रही है वो वास्तव में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है। और इसी धारा के कारण, इसी आईडी धारा के कारण हमारा जो है क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स में परिवर्तन जो है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आई आपको? फिर से बोलूं, हम सबको पता है कि बीडीएल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए धारा आवश्यक है। धारा प्रवाहित होती है तो हम सबको एम्पियर जी ने बता दिया था कि धारा जब प्रवाहित होती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। लेकिन यहां तो धारा है ही, यहां तो कोई धारा तार ही नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो वहां तो चार्ज एक स्थान से यहां जा ही रहा है। तो फिर कैसे धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया? लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसी को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, आईडी धारा दे दिया भैया, विस्थापन धारा। और इस धारा का उन्होंने डेफिनेशन दिया कि ये जो धारा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन के कारण, समय के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है। और इसी धारा के कारण से वहां पे क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसको हम कंपास में चुंबकीय सुई के विक्षेप के रूप में देख रहे हैं। अब समझ में आया? तो ये धारा कौन सी है? आईडी धारा है। दैट्स क्लियर डियर स्टूडेंट, दैट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया? एक बात और, एक चीज और क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग कि अभी तक एक चीज और समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पे देखो तार, यहां पे तार नहीं है, यहां पे कोई हमारा परिपथ नहीं है, परिपथ नहीं है भाई, ये देखो परिपथ नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र है, परिपथ नहीं है, फिर भी धारा पूरा जो है सर्किट में इस प्रकार से जो है बह रही थी। यदि यहाँ पे आप जो है परिपथ में, सर्किट में जो है आप कोई बल्ब लगा देते हो और इसको ऑन कर देते हो, मतलब इसको इस प्रकार से कुंजी को ऑन कर देते हो, ठीक है, बंद कर देते हो, ऐसा बंद कर देते हो तो ये बल्ब जलने लगता था। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है तार सर्किट नहीं है, सिर्फ एक संधारित्र है, फिर भी ये बल्ब जलने लगता था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि कैसे ये बल्ब जल रहा है, जबकि यहाँ तो तार तो जुड़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे बल्ब जल रहा है। तब फिर से हमारा जो मैक्सवेल जी है
उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेट नहीं है, ठीक है, छक्का छक्का ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो फिर से उनका ये सिद्धांत जो है आईडी धारा का सिद्धांत काम कर गया कि नहीं, यहां पे एक धारा है जो डिफरेंट टाइप का धारा है और वो उस धारा का नाम है विस्थापन धारा। ठीक है, उस धारा का नाम क्या है? विस्थापन धारा। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है आई, ठीक है, आई जो हम पढ़ते हैं dq/dt, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये है हमारा चालन धारा कहा गया, इसको चालन धारा, जो कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो एम्पियर ने समझाया। ठीक है, इसके कारण जो उत्पन्न हुआ उसको एम्पियर ने समझाया। और एक हमारा जो धारा है वो है विस्थापन धारा, और इसको हमारे किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। तो इस प्रकार यहां धारा बहती है। अब ये जो है इस प्रकार से जो सतत धारा प्रवाह है इसका पुष्टि हो जाता है कि नहीं, यहां भी धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए बल्ब जलता है। और उस धारा, ये धारा जो चालन धारा नहीं है, ये चालन धारा यहां पे आकर रुक जाती है। यहां पर जो dq/dt, क्योंकि आवेश यहां से यहां तक बह रही है, आवेश यहां से यहां तक बह रही है dq/dt, लेकिन यहां dq/dt नहीं है, अपितु यहां जो है वो है d(e∅e/dt) है। यहां क्या है? e(d∅e/dt) है। ये चीज है। समझ आया? सबको अच्छे से समझ आया? चलिए, अगर आप लिखना चाहेंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं थ्योरी, उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका व्यंजक वगैरह निकालते हैं। तो आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? विस्थापन धारा की आवश्यकता। ठीक है, विस्थापन धारा क्या है समझाइए, या विस्थापन धारा कुछ भी अगर आता है क्वेश्चन इससे संबंधित, तो आप इस चित्र को बनाइएगा। ठीक है, और प्रारंभ कीजिएगा कहाँ से? एम्पियर के परिपथी नियम से। कैसे? यदि किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो एम्पियर के परिपथी नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन BdL इज इक्वल टू उसके धारा के μ0 गुना होता है। यहां तक। यहां डियर स्टूडेंट P1 और P2 दो ए क्षेत्रफल वाले दो P1 P2 चालक प्लेट है, जिसे एक धारा नियंत्रक, बैटरी और कुंजी के माध्यम से एक संयोजी तार से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें जब कुंजी को दबाया जाता है और बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो P1 प्लेट धनावेशित एवं P2 प्लेट ऋणावेशित हो जाता है, और ये धीरे धीरे आवेशित होने लगता है। इस समय P1 के बाईं ओर एक S1 लूप की कल्पना करते हैं। S1 लूप की कल्पना करते हैं। अतः इस लूप में एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार इस लूप में चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा लूप जिसे P1 और P2 संधारित्र प्लेटों के मध्य लेते हैं। ठीक है, तो इस पर एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखिएगा, एम्पियर के अनुसार वहां क्या है? यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने प्रूफ किया, मैं बताया हूं पूरा चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। नीचे लिखेगा किंतु संधारित्र के प्लेट P1 से P2 की ओर आवेश के इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण ये धीरे धीरे आवेशित हो जाते हैं, और आवेश के कारण इनके दोनों प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होता है, जिसके कारण इनके मध्य परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इनके मध्य एक विशेष प्रकार की धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का नाम दिया। यह विस्थापन धारा आप लिखेंगे, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में समय के अनुसार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न
समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप से आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ यहां उत्पन्न होता है, ये जो धारा है विस्थापन धारा यहां है उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी परिपथ में उत्पन्न होगा ऐसा नहीं, ये ऐसा किसी भी स्थान जहां पर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है वहां पे ये धारा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ओके, चलिए ठीक। अब व्यंजक निकालेंगे, कैसे निकालना है देखिए। विस्थापन धारा की व्यंजक, विस्थापन धारा व्यंजक की उत्पत्ति कैसे होता है डियर स्टूडेंट? ये देखिए, सपोज करो इन दोनों जो है संधारित्र, थोड़ा सा सिंपल बना रहा हूं ना, माना कि इन दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल A है। क्या है? A है, एवं इसमें आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? आवेश घनत्व सिग्मा है। अतः दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? वह निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ये चीज तो आप जानते होंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया? पता है ना भाई? ठीक है ना, जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देख लीजिएगा कहां से आया है। अरे भैया, प्लेटों, आयताकार प्लेट या अनंत लंबाई के आयताकार प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वहां पे हमारा आया था कुछ ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, तो वो एक प्लेट के कारण था। अब यहाँ चूंकि 2 प्लेट है तो 2 प्लेट के कारण क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार। किंतु हम सब जानते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तो ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार E बराबर हो जाएगा, यहां सिग्मा के प्लेस पे रख देंगे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? Q बराबर क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट E। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, A एप्सिलॉन नॉट E। हम जानते हैं कि धारा जो है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, चलिए यहीं से निकालिए, ID दैट इज इक्वल टू हो जाएगा D बाई डी टी, और यहां आ जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट E। क्योंकि भाई मैक्सवेल ने जब ये बताया कि ये धारा जो है यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं, तो यार उसको कहीं ना कहीं से तो प्रूव करके दिखाना भी तो जरूरी है कि उसका जो व्यंजक दिया है वह व्यंजक क्या दिया उन्होंने? ID दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी, यही व्यंजक न दिया। मतलब उन्होंने कहा कि एकदम सही परिभाषा बताया, बहुत जबरदस्त परिभाषा, कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? धारा उत्पन्न हो रही है परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये जब आप डेफिनेशन और व्यंजक दे रहे हो तो एक ना एक तो नोबेल पुरस्कार सुने हो आप लोग, एल्फ्रेड नोबेल जो है आपका डायनामाइट के खोज करता, उनके सम्मान में जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा क्षति हुआ, ठीक है, उनके खोज से, तो उन्होंने फिर नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट किया। तो रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में देना स्टार्ट किया। तो आपको कहीं रसायन में या भौतिक में यदि नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तो क्या ऐसे दे देंगे जी? कुछ भी आप सिद्धांत दोगे या कुछ भी खोज कर दोगे तो दे देंगे क्या? नहीं, पहले रिसर्च बैठाया जाता है कि आपने जो रिसर्च किया है या आपने जो खोज किया है वो वास्तव में भौतिक के, अगर भौतिक जगत में खोज किया है तो भौतिक के सभी नियमों का पालन करता है कि नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इस प्रकार से उसको आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, वे पूर्व से निर्धारित नियमों का पालन करता है, पूर्व में निर्धारित नियमों का पालन करता है।
ठीक है, ये जिसकी इस मैक्सवेल ने किया, चुंबकीय क्षेत्र, वहां चुंबकीय क्षेत्र है, उन्होंने तो दिखा दिया कि सुई भैया विक्षेप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। और कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, अन्य वैज्ञानिक जो पहले उनको नियम दे करके चले गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रूफ करना पड़ेगा। तब जाकर के बेचारे ने फिर एक जो है कल्पना किया, अपना मत दिया कि नहीं भैया एम्पियर जी बोल के गए हैं कि धारा बहता है तब जाकर के वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चलो हम वहां पे एक धारा बहा देते हैं ठीक है। और वो धारा कुछ ये धारा है, अब धारा बह रही है तो बिल्कुल अब तो मानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वहां उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा आपको प्रूफ देना पड़ता है यार। तो ये प्रूफ है, इधर देखिए, तो ये dq/dt जब इसमें रखेंगे आप, ठीक है, ये रख दिए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट, a इज अ कांस्टेंट बिकॉज देयर एरिया इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा dE, या E को बाहर निकाल दीजिए, dAE बाई क्या हो जाएगा dt, ये E है ना, E है। अब आप सबको पता है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स है EA cos थीटा, है कि नहीं है। अगर मैं वेक्टर को हटा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाएगा। अगर नहीं हटाते हैं तो ये होता है EA, इस प्रकार का रैखिक समाकलन। अब आप सबको पता है कि यहां देखिए, सपोज करते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है धन से ऋण प्लेट की ओर ऐसा रहता है, हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई की दिशा, और माना इसका जो प्लेट की दिशा है इसका विलंबवत होगा, अर्थात ये, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो रहा है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो EA का जब मैं वेक्टर को सामान्य रूप में लिखूंगा तो EA क्या हो जाएगा, cos 0, देन दैट इज इक्वल टू EA, ठीक है। और ये क्या है, फाई है, फाई E विद्युत फ्लक्स। तो यहां पे हमारा इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स रख सकते हैं d फाई E बाई dt। तो ID इज इक्वल टू क्या आ गया, E एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। समझ में आ गया सबको अच्छे से, चलिए ठीक। अब देखते हैं मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम। मैक्सवेल एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। तो क्या है भैया एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथीय नियम, ये सुनिए। पहले जो एम्पियर का नियम था वो ये था कि चुंबकीय क्षेत्र केवल विद्युत धारा जो है, धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो था। लेकिन मैक्सवेल ने उसमें सुधार किया, नहीं, अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। कौन कौन से कारणों से हो रहा है, दो कारणों से हो रहा है। और वो कारण का क्या क्या है, रीजन क्या क्या है बता दीजिए मुझे, रीजन क्या क्या है बता दीजिए, बोल दीजिए भैया रीजन क्या क्या है। दो रीजन के कारण उत्पन्न हो रहा है, लिखेंगे आप लोग। मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र दो कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। पहला परिपथ में प्रवाहित होने वाली चालन धारा के कारण। किसके कारण, चालन धारा के कारण, चालन धारा के कारण, ठीक है। तो ID आपका ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, BDL दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I, या IC भी बोलते हैं इसको, ठीक है, चालन धारा को IC भी बोलते हैं, या I म्यू नॉट I। ये किसके कारण हो गया, मैक्सवेल के कारण, ठीक है, सॉरी एम्पियर के कारण। तो पहला रीजन दिया कि चालन परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिपथ में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संधारित्र के प्लेटों के मध्य परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। परिवर्तित किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात यहां हो जाएगा ID म्यू नॉट मल्टीप्लाई ID। एम्पियर का ही नियम है, लेकिन यहां पे मैक्सवेल का काम मात्र इतना है, विस्थापन धारा।
इसके कारण इसका नाम पड़ गया एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम। तो दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो एक साथ जब लिखेंगे तो बी डी एल दैट इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, यह है एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम। इसी को हम लोग थोड़ा सा और सुधार करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, फिर बताता हूं मैं आपको। म्यू नॉट को बाहर निकालिए और म्यू नॉट जब बाहर निकल जाएगा तो आई प्लस आई डी हो जाएगा, और आई डी का वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। समझ में आ गया, ये है आपका एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथ नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यदि मान लो चलन हम यहां पे निकाल रहे हैं, परिपथ में निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर, परिपथ में किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये हमारा हो जाएगा जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां विस्थापन धारा नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो, अर्थात वो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहां पे निकाल रहे हो, दो प्लेटों के मध्य निकाल रहे हो, तो वहां पे हमारा चालन धारा जीरो हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, तो वहां हो जाएगा म्यू नॉट आई डी हो जाएगा, विस्थापन धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया सबको अच्छे से। तो इस प्रकार एक तो हमारा वो बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न होती है, और दूसरा किसके कारण होती है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। ये देखिए ना भैया, विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला ये बताइए, मैक्सवेल एम्पियर के परिपथी नियम से दो तीन निष्कर्ष निकल के आए। निष्कर्ष ये रहा कि फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एम्पियर और मैक्सवेल के नियम के अनुसार एम्पियर और मैक्सवेल के नियम के अनुसार बीडीएल परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करती है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये चुंबक विद्युत उत्पन्न कर रहा है, विद्युत चुंबक उत्पन्न कर रहा है, बस समझ में आ गया ये चीज। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट कि हमारे एक बार यदि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ऑटोमेटिक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र फिर से पुनः परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फिर पुनः परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब इन्हें प्रारंभ, एक बार प्रारंभ हो गया तो फिर इसको किसी भी प्रकार के स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ गया, स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक जो है जनरेट होते जाते हैं एक दूसरे के कारण। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेहतरीन तरीके से। तो जिस मतलब आप ऐसे उत्पन्न कर सकते हो, एक आवेश है, एक आवेश के कारण हम सबको पता है स्थिर विद्युत आवेश है, ठीक है, स्थिर है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये परिवर्तित नहीं है, ये स्थिर है, एक जगह रखा हुआ है, मतलब इसका जो है विद्युत क्षेत्र है वो नियत है। लेकिन यदि मैं इसी आवेश को उठा उठा पटक रहा हूं ठीक है, या इसको क्या कर रहा हूं, कंपन करा रहा हूं जी, एक्सीलरेशन, इसको क्या करा रहा हूं, कंपन करा रहा हूं। तो कंपन कराऊंगा तो क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा। तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा तो ऑटोमेटिक यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे को उत्पन्न करेंगे। और एक मजे की बात, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और इसी से कंसेप्ट आता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है। तो इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक थोड़ा छोटा सा देख लेते हैं, क्या, मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण का मतलब ये नहीं है कि मैक्सवेल ने बनाया समीकरणों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सवेल ने सिर्फ ये काम किया है कि जितने अभी तक हमने स्थिर वैद्युत पढ़ा, ठीक है, फिर आपका जब स्थिर वैद्युत के बाद हमने गत्यात्मक जो है पढ़ा, फिर हमने चुंबक पढ़ा, ठीक है, तो सबको एनालिसिस करके, सबको अध्ययन करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सिर्फ 4 जो है मस्ट इक्वेशन उन्होंने निकाला, जो कंपल्सरी है और बहुत ज्यादा उपयोगी है। ऐसे 4 जो है इक्वेशन निकाल करके अलग जो है सेट तैयार कर दिया। उन्होंने नहीं बनाया, पहले से बने बुनाया को सेट तैयार किया,
लेकिन इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल का समीकरण। ठीक है, और इसमें फर्स्ट है हमारा क्या डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है स्थिर वैद्युत संबंधित गाउस का नियम। गाउस का नियम ये बहुत आवश्यक रहा, इसलिए इसको सिलेक्ट किया। मतलब ये सिलेक्ट किया, बहुत सारे लेंज का नियम को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन उपयोग बहुत ज्यादा होता है इसका, लेंज का नियम का विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक, अपोज कर करके एक दूसरे के अपोजिट विरुद्ध विरुद्ध, पता है ना लेंज का नियम उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम भी है, लेकिन किरचॉफ के नियम को सिलेक्ट नहीं किया। रीजन क्या है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ा यार, बायोसेवर्ट का जरूरत ही नहीं पड़ा यार। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत संबंधित गाउस का नियम, और गाउस का नियम क्या है डियर स्टूडेंट, मुझे बता दो आप लोग। गाउस का नियम क्या है जी? गाउस का नियम कुछ ऐसा है, EDS दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद DS किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। किसने दिया था? गाउस ने। तो ये इनका एक सिलेक्टेड फर्स्ट पीस जो है। ठीक है, सेकंड क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे उम्मीद करता हूं, नहीं तो जाकर के प्रीवियस प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, या आप ऐसा देख सकते हैं। मान लो एक हमारा ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, और इसमें क्या है, ये एक चुंबक है, NS चुंबक है। ठीक है, आप सबको पता है डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है? गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। कौन सी बल रेखाओं की संख्या? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, आप सबको पता है ये सिर्फ यहां से निकलती नहीं है, चुंबक से केवल निकलती नहीं है, उसमें प्रवेश भी करती है। बल रेखाएं केवल निकलती नहीं है, क्या करती हैं? प्रवेश भी करती हैं। तो जितने बल रेखाएं निकलेंगी उतना ही जो है बल रेखाएं क्या होती है? प्रवेश करती है। इसलिए उसका जो है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? तो ये सेकंड हुआ। थर्ड क्या है? आपका फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, और फैराडे का नियम क्या कहता है भैया, बता दो मुझे। फैराडे का नियम कहता है कि E या EDL का लीनियर इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू -d phi B बाई dt। ठीक है, कि फैराडे का नियम को सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत जरूरी था, इनका खुद समीकरण निकालने में बहुत हेल्प किया इनको। ठीक है, क्योंकि उसके अपोज में ही तो इन्होंने अपना प्रूफ दिया ना भाई कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो फिर उसके बाद चौथा जो इनका मस्ट इक्वेशन है जिनको शामिल किया वो है अपना श्रेम और एम्पियर का इक्वेशन, एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, BDL दैट इज इक्वल टू होता है μ0 I प्लस एप्सिलॉन d phi E डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये है मैक्सवेल के 4 समीकरण। ठीक है, कहीं आ जाते हैं, इससे ज़्यादा व्याख्या नहीं है यहाँ। आप जब ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ आपको इन सब से संबंधित मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ इससे कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल देखेंगे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, कैसे जनरेट होता है, कैसे हर्ट्ज ने काम किया, हेनरी ने। ठीक है, और देखेंगे इसके बारे में फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।